तीन तरह के जो बायोमॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह, ये कैसे बनते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज। इस लाइन का ये मतलब है कि वो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री पहले कोई ब्रांच नहीं थी, ये उस वक्त इमर्ज हुई। इमर्ज का मतलब होता है वजूद में आना। ये उस वक्त वजूद में आई जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे गौर करना शुरू किया कि जो ह्यूमन है और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड खाते हैं उससे वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। ठीक है। जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में गौर करना शुरू किया तब बायोकेमिस्ट्री की एक नई ब्रांच बन के सामने आई कि जो फूड हम लेते हैं उनसे हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, फिर इसकी एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बनी। Examples of application of biochemistry are in the field of medicine, food science and agriculture etc. ठीक है। इन सारी ब्रांचेस में हम इसको बायोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, फूड साइंस में हम यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर में। ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होगी, नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होगा। इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी स्टडी। इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड ऑन कमर्शियल स्केल इट्स कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है। कमर्शियल स्केल यानी वाइड स्केल पे हम इंडस्ट्रीज़ में जो हम केमिकल तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको उसकी स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं न्यू कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है। न्यू केमिकल्स को बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। किन किन को, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हम यूज़ करके मज़ीद केमिकल्स बनाते हैं। दिस केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेयर्स एंड पेपर्स। ठीक है। तो हम इन जो ऊपर उन्होंने रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हमें खाम माल चाहिए होता है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है। इन सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, पेयर्स और पेपर्स वगैरह के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कहाँ से हम लेते हैं। जो ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स उसके अंदर मेंशन किए हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं। इनको यूज़ करके हम मज़ीद केमिकल्स बनाते हैं और इस सारी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे कि ऐसे नेम से ज़ाहिर है, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस से रिलेटेड। ठीक है। न्यूक्लियस कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाई एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से वो खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है। एमिट का मतलब होता है खारिज करना। खुद ब खुद रेडिएशंस वो एमिट करता है। तो उस रेडिएशन को हम फिर यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कि इस ऑर्गेनिज़म के अंदर कैंसर है या नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। तो पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट्स का खुद ब खुद रेडिएशंस को खारिज करना रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है। जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं उनकी और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेस यानी कि जो न्यूक्लियस से रिलेटेड प्रोसेस होंगे। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी यानी कि एक इन्हीं की वजह से, यानी कि एक ऐसा एटम जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो रेडिएशंस खारिज करता है, उसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, उसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एनिमल, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल। ठीक है। जहाँ पे वो एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर लगा होता है, पावर प्लांट लगा होता है, जहाँ पे हम उस एलिमेंट से ज़्यादातर यूरेनियम से हासिल किया जाता है। यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो खुद बहुत रेडिएशन एमिट करता है, फिर उसकी वजह से हम एनर्जी हासिल करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करते हैं। फिर जिस जगह पे वो पावर प्लांट लगा होता है वहाँ पे उसकी सराउंडिंग में रहने वाले जो एनिमल होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कैंसर होता है।
ठीक है। जब उनकी बॉडी के अंदर रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं, इस स्टडी को भी, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जो रेडिएशंस प्लांट्स और एनिमल जो उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं, इस स्टडी को भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही करते हैं। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसमें जो एप्लीकेशंस आती हैं, इनमें सबसे पहले कौन सी है? मेडिकल ट्रीटमेंट या रेडियोथेरापी, यानी कि हम इन्हीं को यूरेनियम या दूसरे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, आयोडीन भी होती है, टेक्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, इनको हम यूज़ करके रेडियोथेरापी करते हैं, यानी कि बॉडी जो उनकी रेडिएशन होती है उसको बॉडी पे फॉल करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कैंसर वाले सेल्स हैं या नहीं इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये रेडिएशन को हम उस पर फॉल करवाते हैं, जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड के अंदर, वो सारे मर जाते हैं और फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी महफूज कर सकते हैं। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के इसी यानी कि जो रेडिएशन जो से इमिट होती है अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से, उनको हम एनर्जी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। द नॉलेज ऑफ chemical process taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution, ठीक है। environmental chemistry किस चीज़ से डील करती है? इन नेम से जैसे कि इसका ज़ाहिर है environment से, ठीक है। environment के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारे जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इसकी स्टडी करना, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, बायोलॉजी के साथ ये भी ये रिलेट करती है। कैसे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ हमने लगाई हुई हैं, वहाँ पे हम बर्निंग करते हैं, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम बर्निंग करते हैं, तो बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि एनवायरनमेंट में जाती है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके इंक्रीज़ करने की वजह कौन बन रहे हैं? ह्यूमंस, ठीक है, इंसान उसके इंक्रीज़ करने की वजह बन रहे हैं। तो इस तरह से ये इंसानों के साथ, अब ये सिर्फ इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं है, ये रिलेशनशिप आ गया है बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन से जो ब्रांच रिलेट करती है वो बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी का और इन्वायरमेंट का यहाँ पे अब एक रिलेशन बन रहा है। हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को स्टडी करते हैं और जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, फिर हम ये भी स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। जियोलॉजी क्या होती है? द फिज़िकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ, ठीक है, फिज़िकल स्ट्रक्चर और सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जियोलॉजी, ठीक है, यानी कि ये ज़मीन की स्टडी है। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी होती है रिलेशनशिप एनिमल्स के दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान, ठीक है, यानी सराउंडिंग के दरमियान, इन सराउंडिंग का और इन जो उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, और उनके साथ जो रिलेशनशिप होगा। जैसे हम अपने माहौल के अंदर रह रहे हैं तो हम माहौल को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले और ऑर्गेनिज्म हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तो इस रिलेशनशिप को जो दूसरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या अपनी सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। सॉइल एंड वाटर, उसके बाद है द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। ये हमें एनवायरनमेंट की जो स्टडी होती है, जो सारे केमिकल प्रोसेस से हमें पता चलता है कि हमने एनवायरनमेंट को किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसको पोल्यूशन से हमने महफूज रखना है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। जैसे कि एक कंपाउंड है, उसके हमने पता चलाना है कि उसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट दूसरे मौजूद हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, उसकी सेपरेशन करेंगे, फिर हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्रायर का मतलब होता है पहले, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले हम सेपरेशन करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? क्वालिटेटिव ये होता है कि जब हम किसी एलिमेंट की ख़ासियत के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसकी खसूसियात क्या हैं, ठीक है। और जब हम इसकी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या होगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि इसकी कितनी मिकदार मौजूद है। जैसे पानी, वाटर का एक मालिक्यूल है, वाटर के मालिक्यूल में आप पढ़ते हो कि इसमें अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। जब आप बताओगे कि हाइड्रोजन 2:1 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 1 1 है, तो इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, वो हमें सब्सटेंस की पहचान करवाता है कि इसके अंदर सब्सटेंस कौन सा मौजूद है। कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशी, कि हमें उसकी कंपोजिशन के बारे में बताता है कि एलिमेंट कौन सा है उसके अंदर। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो हमें किसके बारे में बताता है कि उसके अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होती है उसकी, जैसे मैंने भी बताया कि वाटर के अंदर हम कहते हैं 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हैंस इन दिस ब्रांच different techniques and instruments used for analysis and studies. The scope of this branch covers food, water, environmental and clinical analysis, कि ये ब्रांच जो है ये फूड के बारे में, वाटर के बारे में स्टडी करनी हो, एनवायरनमेंट के बारे में करनी हो, या क्लिनिकल एनालिसिस यानी कि जो मेडिकेशन होती है क्लिनिक से रिलेटेड, किसी डिजीज़ की डिटेक्शन करना या उसको क्योर करना, ये सारा क्या होगा इसका कि उसके अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी कौन सी मौजूद है, क्लिनिकल एनालिसिस वो होगा।